हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि एनसीईआरटी जो सीरीज लेके चल रहे हैं आपकी है क्लास 6 टू 12 के लिए। क्लास 6 टू 12 में हम ये क्लास 9 की बात कर रहे हैं। क्लास 6 से लेके 8 तक का आपका हो गया था और इसमें 9th क्लास का ये चैप्टर नंबर 4 है। मतलब इसके पहले 3 चैप्टर जैसे आपका समकालीन विश्व में लोकतंत्र की क्या स्थिति थी वो हो गया, लोकतंत्र देखा मैंने, संविधान निर्माण देख लिया और ये चुनावी जो राजनीति होती है उसको देखा। तो संस्थाओं का कामकाज कैसे होता है आज की डेट में हमें ये देखना है कि संस्थाओं का कामकाज मतलब वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो इसको रीड करेंगे। चैनल पे अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब करें, जिससे ये आपका यूपीएससी है और स्टेट पीसीएस कोई भी, ठीक है। एंड आपका वनडे एग्जाम के लिए देखो एनसीईआरटी तो मोस्ट कंपलसरी है। आप कहीं भी जाएंगे कोचिंग में ये बताया जाता है आप एनसीईआरटी पढ़ के आइए। तो एक बेसिक नॉलेज के लिए आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ सकते हैं। बेसिक क्या है, इसी से चीज़ें इसी से आती हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो हम आपको इसमें अंडरलाइन करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। परिचय की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने अपना चुनाव कर लिया शासकों का और लोकतंत्र हो गया, ये अकेला नहीं है। क्या है उसके आगे वो भी देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को कुछ कायदे कानून को मानना होता है, उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही से रहकर काम करना होता है। अध्याय में लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है ये, और हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश किस तरह से महत्वपूर्ण फैसले करने उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित जो विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। तो मतलब न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाएं, जैसे आपका विधायिका हो गया है ना, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, इन सबको रीड करेंगे। आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी। हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। यह संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह के काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इनके कामों को क्या चीज़ कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। तो इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह से ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। कई बार हम इनकी जो तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इसी तरह की संस्थाओं से करते हैं। तो इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज से उदाहरण देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्रीय संघ सरकार भी कहा जाता है। तो इस अध्याय को पढ़ते हुए आप अपने प्रदेश की जो सरकार के कामकाज के, प्रदेश के कामकाज के उदाहरण भी नज़र रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। हेडिंग है आज में कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। नीतिगत मतलब एक सरकारी आदेश आ गया तो कैसे सरकारी आदेश आता है, कैसे उसको पार्लियामेंट पास करती है और कौन कौन अधिकारी उसमें इंक्लूड होते हैं। अधिकारियों की प्रत्यक्ष भूमिका रहती है या अप्रत्यक्ष रहती है, किसके नाम से वो कानून बनता है, सारी चीज़ें देखते हैं। तो प्रमुख नीतिगत जो फैसले कैसे किए जाते हैं, एक सरकारी आदेश था 13 अगस्त 1990 की बात कर रहे हैं कि दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया और इसे हमने कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी संख्या थी। तो सरकारी कोई आदेश आता है उस पर कुछ संख्या लिखी रहती है। आदेश उसी संख्या से जाना जाता है, जैसे OMN नंबर ये जिसमें डेट रहती है, ईयर रहती है, ये सारी चीज़ें, और कौन से नंबर का ये आदेश है, इस हिसाब से चीज़ें लिखी रहती हैं। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पन्ने का था, पर इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज़ विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है। यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया था, इसके बाद क्या हुआ था। तो इस प्रकार आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई, जिसमें इसमें कहा गया है, देख लेते हैं फिर आपको रेड कराते हैं। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 70% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को मतलब SEBC के लिए आरक्षित होगी। मतलब हम समझ सकते हैं 27% जो OBC का आरक्षण के बाद मंडल आयोग की बात होगी इसमें आगे जाके, और साइनी केस के बारे में बात होगी के लिए आरक्षित होंगे। अब तक जिन जाति समूह को सरकार पिछड़ा मानती थी
उन्हीं का एक और नाम SBC मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले लोग ही ले रहे थे, कोई मिल रहा था। अब SEBC या मतलब सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इसके लिए 27% आरक्षण का कोटा अलग तैयार किया जा रहा था। तो अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे, मतलब इनका रिजर्वेशन हो जाएगा पूरा। तो थोड़ा सा पहले हम इसको देख लेते हैं क्या था। यहाँ से देखना है, ये जो मैंने जो नंबर बताए GIDPT 4 पर ये इस टाइप से नंबर था और 27% रिजर्वेशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन सिविल पोस्ट या सर्विसेज, कुछ में भी होगा। तो क्या लिखा था इसमें, अगर वैसे हाईलाइट लाइन देख लो आप, उससे इस काम हो जाएगा, बट अगर आपको देखना और भी देख सकते हैं। इन अ मल्टीपल से undulating society like ours early achievements of the objective social justice and inherent in the constitution is a must. द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो दूसरा जो बैकवर्ड क्लास कमीशन आया था जिसको कहा गया था मंडल कमीशन, इसको मंडल कमीशन कहते थे। वी स्टेब्लिश by the then government with his purpose in new, which submitted his report to the government of India on 31st December 1980 में इसको रिपोर्ट सबमिट की गई थी। Government have carefully considered the reports and the recommendations of the Commission in the present context regarding the benefits to the extent to the socially and the educationally backward class as appointed by the Commissions and are of the clear view that at the outset certain biggest has to be provided to such classes in the service of the union and their public undertakings. So accordingly orders are issued by follow 27% of the vacancies in civil post and services under the government of India shall be reserved for SEBC. ठीक है, तो the force reservation shall apply to vacancies to be filled by direct. तो ये आपका हो गया। तो इसमें सेकंड एक और लिखा है कि इसमें रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग, तो इसको अप्रूव करके ये सारी चीज़ें हो गई थी। चलिए निर्णय करने वाले की बात करते हैं, कौन होता है निर्णय करने वाला, कैसे चीज़ें होती हैं। तो इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले इस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा, जिसके हस्ताक्षर पर दस्तावेज पर अक्षर थे वह अपने मंत्री द्वारा किए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं लिया होगा, मतलब बैकडोर पे जा रहे हैं कि अधिकारी का साक्षात्कार है कि उन्होंने अकेला नहीं कर दिया, तो उसके मंत्री ने भी अकेला नहीं किया होगा। तो मंत्री के पीछे हम लोग चल रहे हैं कि उनके बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नज़र डालते हैं। नज़र है कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है और इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। समझ में आया क्या है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है और इन्हीं की सिफारिश से सारे मंत्रिमंडल में बैठकों में जो राजकाज से जुड़े अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होता है, जिसको हम सदन का नेता कहते हैं। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे, इसके बारे में पता करते हैं। थोड़ा सा ये सब कोई काम की चीज़ नहीं, आगे देखिए। निर्णय करने वाला, अच्छा ये हो गया। तो यह सरकारी आदेश एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया था, ये ध्यान देना। इसकी जो अध्यक्षता है बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग भी कहते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं ओबीसी का जो आरक्षण था वो मंडल आयोग नाम से जाना जाता है। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय से बताने का जिम्मा सौंपा गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट
अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपाय में से एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना चाहिए। और इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद ने इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 में क्या हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। ऐसे ही खासकर आम चुनाव में भी होता है। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। तो किसके टाइम पे आया था? बीपी सिंह के टाइम पे आए थे। इसके बाद कई घटनाएं हुई, क्या क्या होता है देखते हैं। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। फिर 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में औपचारिक रूप से निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, अगले दिन ही प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। फिर क्या होता है कि कैबिनेट के फैसले को क्रमांक तथा प्रशिक्षण विभाग को दे दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्र सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OMN इतना नंबर ये तैयार हो गया। ठीक है। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए, इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। दूसरे पक्ष की बात करें, दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से पिछड़े वर्गों को ही नहीं उनके अवसर छिनेंगे। कैसे? उनका कहना था कि भैया जो अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों को मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और इसे कैसे लागू किए जाते हैं। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले जो भी मामले होते हैं कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। तो इस आदेश के विरोधी कुछ लोग और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित कर लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और इस मुकदमे को इंदिरा साइनी, तो जितने भी छोटे मोटे मुकदमे सबको इंदिरा साइनी अन्य बनाम राज भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, मतलब सही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। और देखना ये लाइन बहुत अच्छी है आगे। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया कि यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। तो ये देखो, एक अमूल का ऐड हमेशा आता है कोई भी पॉलिटिक्स के मुद्दे को लेके। तो नो रिजर्वेशन फॉर कोटा किसके लिए नहीं है? तो द अमूल द रिटोर टेस्ट रिजर्व फॉर दिस आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक। ये केवल जो बटर क्लासिक है उनको मतलब छोड़ के अमूल वगैरह, मतलब जो बटर का यूज कर रहे हैं, मतलब नो रिजर्वेशन फॉर कोटा। तो जो क्रीमी लेयर में है, जिनके पास जॉब है, उनको यूज नहीं करना है रिजर्वेशन का। उनका कहना सीधा ही था। आरक्षण के मामले में किसने क्या कहा था? तो अभी लोग रिकॉल कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था?
आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया। और कैबिनेट ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को वैध करार दिया था, लास्ट वाला हो जाएगा। और राष्ट्रपति ने मंडल आयोग की सिफारिश पर लागू करने की औपचारिक घोषणा की थी। नहीं, ये तो 27% आरक्षण देने का फैसला किया था सरकारी अधिकारी ने। आदेश जारी करके घोषणा लागू करना, तो आदेश जारी राष्ट्रपति करेगा। कैबिनेट मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की औपचारिक घोषणा करेगा। जो भी देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्या पड़ी। हमने एक उदाहरण देखे कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी होती है। वह एक कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर भी खर्च करती है और विभिन्न कल्याणकारी योजना बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है और कुछ लोगों को उन्हें लागू करना होता है। तो अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला कोई होना चाहिए। एक कहानी चल रही बस नॉर्मल सी, क्या यही सही है और क्या गलत है, सबके लिए यह जानना भी जरूरी कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहें। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से करती हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। तो दिए गए उदाहरण में हम इस तरह की संस्थाओं के बारे में जान सकते हैं। लिखा है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरे में लिखा है कि मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपाय के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं कि मंत्रियों ने फैसला लिए, नौकरशाह उसको लागू कराएंगे। तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। कोई विवाद हो जाए सरकार के बीच में या नागरिकों के बीच में, क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी भूमिका क्या है। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बंधे बन सकते हैं और संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें हुई, समितियां और कुछ रूटीन काम होता है, कुछ सामान रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर हम काम में देरी या परेशानियां होती है। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है, पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से कुछ परेशानियाँ होती हैं या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता है, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी से नहीं ले पाती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। ठीक है, तो हम लोग अब संसद के बारे में देखते हैं। संसद क्या उसी का पार्ट है। तो संसद की बात करेंगे। कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, चूँकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। हम निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके देखते हैं। पहला था कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। तो कहाँ पे चर्चा हुई थी भैया? संसद में हुई होगी। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था। इसका मतलब जॉइंट सभा में जिक्र करेंगे भी आएगा। प्रधानमंत्री ने क्या इसको मंजूरी दी थी? तो ऐसे ये पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है कि यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, ध्यान देना, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। हाँ, पहले संसद में नहीं हुआ था, लेकिन फिर आके तो उन पर दबाव तो पड़ेगा ही। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? तो आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद कैबिनेट के फैसले को मंजूरी ना देती तो क्या होता। सरकार गिर जाती अगर संसद नहीं देती तो। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रियों को समूह में से चुने जाते हैं। हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी ध्यान देते हैं। हर लोकतंत्र निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा हो या जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। फिर से लाइन को रीड कर लीजिए। हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। किसको? प्रतिनिधित्व की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे हम विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। फर्स्ट लिखा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाना या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में 3 वर्ड देखे थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो पहला वर्ड हमारा अब आ गया विधायिका। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों को संशोधन कर सकती हैं, मौजूदा कानून को ख़त्म कर सकती हैं, उसकी जगह ये नए कानून बना सकती हैं। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जाता है। तो सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस की बात करेंगे। बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। पावर ऑफ संसद। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। देखते हैं, चूँकि आधुनिक लोकतंत्रों में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े फैसले संसद में ही भूमिका अधिकारियों की 2 हिस्सों में बांट दिया है। उन्हें चैम्बर सदन कहते हैं। और पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता से द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन में सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। तो दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य जैसे क्षेत्र संघीय इकाइयों हितों की निगरानी करना होता है। तो हमारे देश में संसद के 2 सदन है ना। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं। तो पहले को क्या काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड दूसरे को हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का ही हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यह ध्यान रखना। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। तो अपनी पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा। अध्याय 4 से आपको पता चल गया कि लोकसभा चुनाव का कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग देख चुके 545 लगभग 43 तक होती है। सदस्यों को कौन चुनता है? तो लोकसभा में डायरेक्ट जनता और राज्यसभा में संघ और क्षेत्र से कई कामकाज होते हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है? तो अनिश्चित होता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अब मंत्रियों को वैसे 5 साल होता है। अब प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो उनको जब सरकार गिर जाएगी तो खत्म हो। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है? वह स्थायी है। फिर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा स्थायी है। लोकसभा बनाम राज्यसभा, तो दोनों को देख लेते हैं क्या है। दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, लेकिन अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। देखते हैं क्या क्या।
किसी भी समान कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला किसका होता है? तो दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जा सकता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो ये राज्यसभा में कुछ नहीं कर सकता। राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है। अब सुझाव तो दे देगी, लेकिन लोकसभा इसे माने या न माने, लोकसभा का अधिकार है कि वह उसे सुझाव को माने या न माने। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा क्या है कि ये मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिससे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। ठीक है, तो ये टाइम दिया गया है कि लोकसभा में कि कब क्या होता है। तो 11 बजे प्रश्नकाल बोलते हैं, इसमें पढ़ोगे आप, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरे 12 बजे क्या है, सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए जाते हैं। फिर आगे 12:02 पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने जो परिषद के मतलब एक टाइम दिखा गया किस टाइप से ये लोकसभा हमारी काम करती है। बस एक दिन का कार्यकाल ये दिखा दिया ना, नहीं वो कुछ काम करें। राजनीतिक कार्यपालिका की बात करेंगे। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने यह अध्याय की शुरुआत की थी? हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो यह फैसला नहीं कर सकते थे। देखो जो चीज़ें रिपीटेड है मैं उसको थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा है, जो फैक्ट की चीज़ें आपको अंडरलाइन करके स्लो बताएंगे। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा किए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से हम कार्यपालिका कहते हैं। तो समझ में आ गया कार्यपालिका वर्ड क्या था? जो भी अधिकारी हैं जो हमारे दिनचर्या के या कोई भी कानून बनाते हैं, लागू करा रहे हैं। सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने के कारण इन्हें हम कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। ठीक है, सरकार के अगर आप सोच रहे हैं तो कार्यपालिका सोच लो। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? तो किसी लोकतांत्रिक देश में, ये पॉइंट है आपके, किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, तो जो जॉब वाले होते हैं सरकारी नियुक्त किया जाता है, उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं, IAS होगा या जो भी अधिकारी हो। लोकसभा में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं, मतलब इनका कार्यकाल फिक्स रहता है। तो अधिकारी जो राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? मंत्री किसी नौकरशाह से क्यों? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होते हैं, ये भी हम जानते हैं, लेकिन बात यह है कि वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, कहानी यही निकलेगी। और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने का मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है, जैसे रक्षा मंत्री, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खान आदि मामलों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? तो इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है, और लोगों की सर्वोपरि इच्छा और भैया हमने उन्हें वोट दिया है, तो हमारे लिए गलत बनाया अच्छा बनाया उन्हीं का है।
तो मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उससे जनता की ओर से उसकी इच्छा को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री सारे फैसले करता है। मंत्री उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामले का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती कि वो विशेषज्ञ हो उसमें। हाँ, एक बिना पढ़ा लिखा भी शिक्षा मंत्री हो सकता है। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय करते हैं। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है जो पूरे मामले में भली भांति समझते हैं। वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नज़रिए रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। तो लोकतांत्रिक में जो निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नज़रिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या जो पार्टियों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। यहाँ राष्ट्रपति अपना विवेक का यूज करता है बस। तो प्रधानमंत्री कार्यालय तय नहीं होता है। वह तब तक अपने पद पर रह जा सकता है जब तक वह पार्टी का गठबंधन का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो ये ध्यान देना, प्रधानमंत्री तो नियुक्त हो गए, अब उनकी सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का चुना जाना जरूरी है। कितने दिन के भैया? 6 महीने के भीतर, ये ध्यान रखना। तो देख लो, ये मंत्री जी खड़े हैं। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन 60 से 80 मंत्री हो सकते हैं। तो वर्ड आया है आपका कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। तो बड़े जो नेता होंगे वो कैबिनेट मंत्री में, ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इसी तरह कैबिनेट मंत्रियों का शीर्ष समूह लगभग 25 मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री में शामिल होते हैं। बात करते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। अमूमन छोटे जो मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री की बात करेंगे। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं होता, तो राज्य मंत्री उनको सलाह देते हैं। लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट के रूप में कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है और उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं, ठीक है, जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये सब IAS PCS जो हैं उन्हीं के बारे में सारी कहानी अगर देखा जाए, वही लास्ट में जाके सचिव बनते हैं, मंत्रिपरिषद को बताएंगे, हैं उनकी हेल्प करेंगे, सारे टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो अच्छे से इसको फिर से एक बार पढ़ लो। चलिए, हर मंत्रालय में सचिव होते हैं। यहाँ से देखिएगा आप, जो नौकरशाह होते हैं
ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय सबसे लास्ट का पद है करते हैं। उसमें एक कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब प्रधानमंत्री का ये अधिकार के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों का या एक दूसरे से अनेक संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न विभागों का कार्य का समन्वय भी करता है। तो विवादों के मामले में उसका निर्णय अंतिम होता है किसका? प्रधानमंत्री जी का। नहीं तो कह देंगे सबको तुम जाओगा, हम दूसरे को मंत्री बना देंगे। और विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री होता है। तो दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीतिक और चुनाव को पार्टियों को वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करता है। रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी अपने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी फिर आती हैं कि भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। तो देखते हैं प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति जी के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है तो वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का जो राष्ट्रपति है ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक होता है कि बस पद के नाम से हैं। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, ये ध्यान देना लाइन। और संसद सदस्य और राज्यसभा की जो विधानसभा के सदस्य इसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री करते हैं। तो इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यालय की भूमिका निभा रहे हैं। तो राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है कि अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं जो राष्ट्रपति ना कर सके। तो सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून हैं जो सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से ही जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। समझ में आ गया कि न्यायाधीशों को करता है राज्य के न्यायालयों में न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों में राजदूतों को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं, उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है ना, ये होती है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। अपने से तो भैया वो कहीं कुछ नहीं कर सकते, तो सलाह मंत्रिपरिषद के।
सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कर सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। संसद द्वारा राष्ट्रपति मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद द्वारा विधेयक भेज देती है तो पारित करती तो उसे उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से कुछ कर सकता है? हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे अब स्वविवेक से करनी रहती है। जैसे शुरू में बताया था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में, ध्यान देना, जब कोई पार्टी गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे में मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। चलिए, जो राष्ट्रपति जो प्रणाली है कुछ देशों में है, इसको देख लेते हैं। दुनिया भर में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम भी वही विधायिका, अमेरिका में उसे हम कांग्रेस कहा जाता है, करती है। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती है और न ही उस पर प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रही कई देशों में अपनाया गया, जो कि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है। इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी जो प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। चलिए न्यायपालिका को देखते हैं। न्यायपालिका की बात करें तो इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमारी शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे यह कहानी कितनी अलग हो सकती है। याद कीजिए, इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, तो इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या क्या हुआ होगा। तो आगे उसी पे लौट के, देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता, इसका मतलब है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय तो ऐसा होता है पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता। ये सब गलत पॉइंट लिखे हैं। उससे अधिकार होता है मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। ये पॉइंट आपस के बच्चों को डिस्कस के समझ लीजिए। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना दे लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। सब गलत है। अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों और को समूह रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। जितनी भी अदालतें आएंगे, कुछ नहीं है वो। तो भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। तो भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। देशों की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच की, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद हो जाए तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और राज्यों की सरकार के बीच सुप्रीम कोर्ट। यह फौजदारी और दीवानी मामलों में भी अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के
नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी से के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है कि राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मशवरे से नियुक्त करता है। तो व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। और एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उस पद से तभी हटाया जा सकता है, असंभव हो जाता है। मतलब उसे हटाना तो राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है, क्योंकि जो प्रोसेस राष्ट्रपति को हटाने का वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने का। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। तो भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ ना। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। तो इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। तो भारतीय संविधान के अधिकार और स्वतंत्रताओं से मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। तो हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए भी बात की है। तो इसके लिए सार्वजनिक हित हो गया और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए। तो सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। तो अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। तो ये कुछ वर्ड आए हैं तुम्हारे कि गठबंधन क्या होता है, इनको रिपीट कर लेते हैं। तो गठबंधन विधायिका में किसी एक पार्टी के बहुमत हासिल न होने की सूरत में 2 या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार होती है। कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। कार्यपालिका सरकार संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है। तो न्यायपालिका की बात करते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। समझ रहे ना, चाहे आपकी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या जिला कचहरी हो। विधायिका की बात करें, जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। कार्यालय ज्ञापन की बात करें, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक संस्था देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रिया को समूह है। आरक्षण की बात करें, भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में पद व सीटें आरक्षित करने की नीति को आरक्षण कहते हैं। राज्य की बात करें, निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो, घरेलू तथा विदेश नीतियों का बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयाँ या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जा सकते हैं। तो चलिए, अभी ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो आप लोगों ने पढ़ लिए, इसके आंसर देख लेते हैं और आंसर को जल्दी से देखेंगे शॉर्ट में ही अपने।
लिखा है पहला क्वेश्चन कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए, बता दीजिए राष्ट्रपति बना दिया तो आप क्या करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फैसला लेंगे, तो भैया हम लोग सी लेंगे गा वाला कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं अगर कोई भी इसके कुछ कमियां रहीं। हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसको सारे एक्सप्लेनेशन नहीं देखने। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, तो राजनीतिक कार्यपालिका का जो हिस्सा होता है गृह मंत्री होगा, बकाया और कोई नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं जिला न्यायाधीश, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। 3 नंबर में निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है, तो गलत देखना है। पहले क्वेश्चंस को क्लियर कर लेना कौन सा देखना है, तो गलत वाला बताना। तो गलत इसका पहला ही एक लिखा है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, ऐसा कहीं भी नहीं है। अच्छा ये देख लेना जो बकाया नीचे लिखे वो सब सही है, थोड़ा छोटा करके चलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, तो भाई संशोधन कौन कर सकता है, एक ही हमारी संसद कर सकती है। 5वां है उस मंत्रालय की पहचान करें जिससे निम्नलिखित समाचार दिए गए, मतलब मैच करना हम लोगों को क्या है। चलिए देखते हैं। लिखा है कि देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा सकती है, तो ये जूट है कृषि से रिलेटेड हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देश से जूट या निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति, देखो नीचे रह गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हो जाएगा। पल्स पोलियो स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा, अभियान शुरू करेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी, तो ये कृषि वाला, ये कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, और एक रह गया रक्षा मंत्रालय, इसके नीचे एक और होगा कोई, हाँ ऊंची पहाड़ियों और तैनात सैनिकों के भत्ते के लिए रक्षा मंत्रालय एक हो जाएगा। और ये ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी वाला हो जाएगा। चलिए 6वां नंबर का देखते हैं। इसमें आंसर देना, सबके लिए एक एक आंसर बताना है कौन सा सही है। सड़क या सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास के लिए और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो कौन करेगा, ये लोकसभा या वित्त मंत्रालय इस पर डिस्कस करेगा। स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी सुझाव पर विचार, जहाँ कानून की बात आ जाए बनाने की तो संसद इसका आंसर हो जाएगा। 2 राज्यों के बीच कानूनी विवाद पर तो सर्वोच्च न्यायालय। भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है तो कार्यपालिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता है ना। निम्नलिखित 4 जवाबों में सही उत्तर बताना। तो पहला ये संसदीय जो लोकतंत्र में लोकसभा बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है, पहला सही है। 1 मिनट, 8 नंबर। चलिए, तो एक कहानी के रूप में है कि एक अब मूवी देख रहे हैं, उसमें कैसा निर्णय होगा। 3 दोस्त एक ही फिल्म देखने गए जिसमें अनिल कपूर की जैसी मूवी समझ लीजिए, खलनायक टाइप। वो कौन सी थी, नायक एक दिन के लिए सीएम बनता। तो ये काल्पनिक चीज़ें हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है ना। एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही है, तो इसमें आपको आंसर कुछ बताने हैं। तो लिखा है उसमें 2 छात्रों से अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा गया। उसने उन्हें विकल्प भी दिया कि वे चाहे तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती हैं और चाहे तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प मिले तो भैया हम तो लोकसभा चुनेंगे ना, क्योंकि कृत्रिम लोकसभा क्यों ये ऊपर लेवल की रहती है, क्योंकि राज्यसभा अपेक्षा कर लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है ना। किस किस मामले में ये पता ही ना, कोई भी जो सामान्य बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया जाने पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बहुमत का निर्णय मान्य होता है ना। वित्तीय मामलों में लोकसभा की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पे वित्तीय बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। देश के जो प्रशासन को चलाने के लिए सारा धन लोकसभा से द्वारा ही प्रदान किया जाता है। लोकसभा मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है। लोकसभा के जो सदस्य हैं योग्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कुछ भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों ने न्यायपालिका की भूमिका का अलग अलग प्रक्रिया दी थी इन्होंने। तो इसमें इससे अंतर बताना कि न्यायपालिका की भूमिका के बारे में किसका सही था, तो ये अंजया का सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें रैंकर मेकर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5।
और इसी टाइप से हम 6 से लेकर 12 तक पूरी NCERT कवर हो जाएगी। तो आप UPSC या UPPCS कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चैनल से